वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सीरीज में 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, संपूर्ण पॉलिटी को देख रहे हैं जो यूपीपीएससी आरओ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह से मैं आपको इसमें करा रहा हूँ इससे आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे भी, क्योंकि हम लोग पूरा बैकग्राउंड लेके इसको करते हैं ना, सिर्फ वही सवाल नहीं, उससे पीछे भी क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी पूरी संपूर्ण तैयारी अगर आप करना चाहते हैं 2025 मेंस की, यूपीपीसीएस 2026 की, आरओ 2026 की, यूकेपीएससी की, बीपीएससी की, सीजीपीएससी की, सबकी तैयारी हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 31 से। कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बेस सवाल है। कह रहा है जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वे आधारित है, यानी नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है नीड नॉट टू सेट आउट ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड, कि किस लिए लाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। अब देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए अभी नई सरकार बनी बिहार में, ठीक है, नई सरकार बनी, अब अपोजिशन ही लाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कौन लाता है? पहली चीज़ याद रखो, अपोजिशन। अब अपोजिशन में मान लीजिए तेजस्वी यादव जो है ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए कि नीतीश सरकार पे उनके मंत्रियों को भरोसा नहीं है, मतलब उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। ठीक, उन्होंने एक बिल लाया, अब ये बिल देंगे स्पीकर को, ये जो अपोजिशन है वो देगा स्पीकर को, पर कंडीशन ये है ये जो बिल है कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, है ना, 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। तो केंद्र में है अगर तो लोकसभा ही में पास होगा, राज्य में है तो विधानसभा में ही पास होगा, कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो स्पीकर फिर इस बिल को क्या करेगा, पार्लियामेंट में घुमाएगा कि भैया वोटिंग कराएंगे। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है यानी सरकार गिर गई। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाती है ना। यहाँ कारण बताने की जरूरत नहीं कि क्यों नो कॉन्फिडेंस लाया, ऑलरेडी पता चल रहा है कारण क्या है नो कॉन्फिडेंस का, कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, मतलब नहीं मेजोरिटी उनके पास, ये चीज़ है। ठीक है, और एक सवाल और पूछ सकता है कि सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन कब भारत में आया था? तो 1963 में आचार्य कृपलानी नेहरू के खिलाफ लाए थे इसको, नो कॉन्फिडेंस मोशन को। ठीक है, राज्यसभा में नहीं आ सकता, सिर्फ लोकसभा ही में आएगा, ये याद रखना। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है पारिवारिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा भाई। विथ रेफरेंस टू फैमिली कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पारिवारिक न्यायालयों की जो स्थापना है पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है ना। इट एक्सक्लूड रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर, और फैमिली कोर्ट वर एस्टैब्लिश अंडर फैमिली कोड 1984। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें मिलान करना होगा आपको कि राज्यसभा की सीटों की संख्या है और ये राज्य है कितनी, या कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, है ना। तो बताइए कितनी है। और मैं आपको बता चुका हूँ लोकसभा और राज्यसभा इनकी सीटें ज़रूर कर लेना, स्टेट वाइज सवाल पूछता है इससे घुमा घुमा के। तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे राज्यसभा की 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कितनी देखने को मिलेंगी? 5 सीटें देखने को मिलेंगी। झारखंड की बात करें, झारखंड में 6 सीटें हैं, और तेलंगाना में आपकी 7 सीटें हैं, उत्तराखंड में आपकी 3 सीटें हैं। तो इस हिसाब से आंसर जो है ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी है? 5, और झारखंड में हो गई 6, तेलंगाना 7, उत्तराखंड 3। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ वो कौन से एक्ट इसके थ्रू हुआ? इनमें से क्या सही उत्तर होना चाहिए इसका? पढ़ा हुआ होगा आपका। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें मैं एक सवाल और ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन यहाँ पे बना था? ये ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप तुरंत बताइए। मुझे पता 99% लोग बताएंगे नहीं, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। अगला देखते हैं। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, परमिशन टू इंग्लिश मशीनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई, सर्वोच्च न्यायालय की कब हुई, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, मिलाते हैं। देखो अभी बताया आपको कि नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से।
और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो अभी बताया ना, किससे हुई? चार्टर एक्ट 1773 से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आके काम करने की अनुमति मिली चार्टर अधिनियम 1813 से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई चार्टर एक्ट 1833 से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? ठीक है, तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने संभव बना दिया? तो ये आपका आर्टिकल था इंडियन काउंसिल एक्ट का, माफ कीजिएगा आर्टिकल कह रहा हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? तो भारत में फेडरल कोर्ट जो है वो बनाई गई किस अधिनियम के द्वारा? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसके थ्रू बनाई गई? ये बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो नन ऑफ दीस हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो अभी ऊपर बताना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से स्टैब्लिश हुआ, पर किस वर्ष हुआ? 1937 में, है ना। एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, पर ईयर एस्टैब्लिशमेंट का था 1937। ठीक है, कह रहा केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया भाई? है ना, सेंट्रल लेवल पे जो डायरकी लगाई गई है ना, वो कौन से एक्ट से लगाई गई? दो चीज़ें हुई थी, एक बार सबसे पहले प्रोविंसेस लेवल पे लगाई गई डायरकी, उसके बाद सेंटर लेवल पे लगाई गई। तो प्रोविंस लेवल पे कब लगाई गई, सेंटर लेवल पे कब लगाई गई, ये बताना आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने लगाई किस पे? प्रोविंस लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 से प्रांतीय स्तर पर या प्रोविंसेस जो कह सकते हो उसमें डायरकी लगाई। फिर बाद में हमने बड़े स्तर पे इसको लगाया सेंटर लेवल पे, ना, प्रोविंसेस से हटा के सेंटर पे लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू। ठीक है, भारतीय विधान पालिका कह रहा प्रथम बार द्विसदनात्मक बनी कब भाई? जो इंडियन लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल, मतलब लोकसभा भी उसमें बनी और राज्यसभा भी कह सकते हो, इस तरह से, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस टाइप चीज़ें जो चली, वो कौन से एक्ट के थ्रू आई थी? तो आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 के थ्रू। ठीक है, अगला कह रहा है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलेक ऑफ, है ना। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी है किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किसमें दी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। फिर कह रहा है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। अ फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, दोनों ही अभी बताया। देखो फेडरल सिस्टम यानी फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बनाया, पर स्थापना हुई थी 1937 में। और सेंट्रल लेवल पे डायरकी लगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। प्रांतीय स्तर पे अगर पूछेगा कि प्रोविंशियल लेवल पे कब लगाई, तो वो लगाई 1919 से। ठीक है, ये क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, है ना, तो थोड़ा देख लेना इनको। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है शामिल किया गया था। द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, तो अभी बताया ना, देखो इस ये PYQs देखो इस तरह से घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं। तो ऑल इंडिया फेडरेशन बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित कह रहा है संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? जो रेसिड्यूरी पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, रेसिड्यूरी पावर किसको दी गई थी भाई? फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर। तो रेसिड्यूरी पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल जो होता था उसको दे दी गई थी। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? Which of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in Government of India 1935? तो written constitution for the country और elected representative responsible to legislature, envisaging scheme of federation, nomination of official member to the legislature। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान, है ना। ये नहीं था इसमें मेंशन, बाकी ये तीनों चीज़ें थी। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ भाई? बर्मा मतलब जो म्यांमार है वो भारत से अलग हो गया, पहले उसी का पार्ट था। अब देख लो इंडिया बहुत बड़ा था पहले, अंग्रेजों के टाइम कहेंगे तो, मतलब उससे पहले भी भारत पूरा अफगानिस्तान तक हमारे पास था। पाकिस्तान तो था ही भाई, वो तो नाम ही नहीं था उसका। और पूरा आप ये कर सकते हो म्यांमार, बांग्लादेश, बहुत बड़ा अखंड भारत था एक। चलो खैर, बर्मा अलग हुआ कौन से एक्ट से? तो ये हुआ आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, है ना।
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, यानी प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि संविधान सभा बनेगी और इलेक्टेड यानी चुने गए लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, निर्वाचित लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। तो ये क्रिप्स मिशन में आया था भाई, है ना। किस में आया था? क्रिप्स मिशन में आया था भाई। सबसे पहले तो एम एन रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी। 1935 में नेहरू जी ने भी कर दी। 1938 में फिर उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी, मतलब कह सकते हो आईएनसी ने डिमांड करी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो आईएनसी ने जब डिमांड करी तो 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू इसको मानी गई। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आ गया। तो एक क्रिप्स मिशन के थ्रू हुआ था, ठीक है। अच्छा, क्रिप्स मिशन ने 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कर रहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा कैबिनेट मिशन योजना जो थी, इसके अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो परिषद है उसमें प्रत्येक प्रांत को जो सीटें आवंटित हुई उनकी संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था। मतलब हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जैसे अभी आप समझ लो पार्लियामेंट में 550 लोग हैं, एक आदमी कितने को रिप्रेजेंट करेगा इस हिसाब से। तो तब हमने सेलेक्ट करा था कि एक आदमी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई लोकसभा में जो लोग हैं उनको ऊपर, पर वो बहुत हल्के में लेते हैं चीज़ें ना। वो ऐसे ऐसे हैं आजकल चुने जा रहे नेता जो कुछ शपथ तक नहीं ले पाते हैं, है ना। वो शपथ नहीं पढ़ पा रहे और वो कानून बनाएंगे। मतलब भारत में लॉ का क्या है वो आपको पता है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है लॉ की क्या है। भारत में बहुत बुरी स्थिति चल रही है। अच्छा, गलती उनकी भी नहीं है, उनको चुनने ही वाले जब ऐसे हैं, है ना। उनको जो चुन रहा है वो किस बिहाफ पे चुन रहा है? उनको एक बोतल दारू मिल गई, उन्होंने वोट दे दिया। उनको मतलब ही नहीं है कि ये देश की माँ बहन कर देगा भाई, चीचा लेदर कर देगा, ये ख़त्म कर देगा। और अच्छा ठीक है, अब फिर कहा जाए अगर पढ़े लिखे लोग ही वोट दें, जैसा पहले अंग्रेज़ों ने करा था, अगर पढ़े लिखे लोग ही वोट देंगे तो ये गरीबों को कुचल दिया जाएगा। भाई इन गरीबों की कोई बात ही नहीं होगी। अभी कम से कम उनको फ्री बीज या कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है। तो कम से कम ये मुख्य धारा में है कि हर 5 साल में सही, चुनाव के टाइम ही सही, पर आता तो है नेता इनके पास। नहीं तो ये तो कहीं पढ़े होंगे, कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो बहुत चीज़ें हैं, जब तक लोगों के अंदर खुद एथिक्स नहीं आएगा, क्या सही है क्या गलत है, तो उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो आज भारत में सब यही है, माफिया और जितने भी हैं सब वही घुस रहे हैं नेतागिरी में। भाई पढ़े लिखे लोगों के लिए कहाँ है जगह है। नॉर्मल होमगार्ड बनना है तो पहले हाई स्कूल करो और मतलब जीके पढ़ो, और नेता बनना है तो कुछ ना पढ़ो, 2-4 गोली बारूद कर दो, हो गया काम। खैर चलिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? यानी इंतरिम नेशनल गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में, कौन उसका सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जगजीवन राम? तो कौन नहीं थे इसके सदस्य भाई? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। ये अंतरिम सरकार में थे ही नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? डायरेक्टली बाय पब्लिक, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, या बाय प्रोविंशियल असेंबलीज? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था कैसे? तो ये हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा, है ना, प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। तो आज के लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। आई होप आपको मजा आया होगा सेशन में। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए नंबरों पे हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। शानदार तैयारी आपकी कराने की जिम्मेदारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की।